हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MPSE 007 सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया या फिर भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का पेपर है तो ये क्वेश्चंस करके जाने मैंडेटरी है। इसके बिना आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, ये वीडियो हम बाइलिंगुअल रखेंगे, यानी कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा जो पेपर है इसी पे बेस्ड है, सोशल मूवमेंट्स पे। ठीक है, अगर हम हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सामाजिक आंदोलनों के घटक, अर्थ तथा महत्व क्या है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब बहुत सारे लोग एक ही प्रॉब्लम को लेकर एक साथ मिलकर किसी बदलाव की डिमांड करते हैं तो उसे हम सोशल मूवमेंट या फिर सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सिंपल, बहुत सारे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई चेंज चाहिए है, किसी चीज में बदलाव चाहिए, उसकी डिमांड रख रहे हैं, उसे हम सोशल मूवमेंट कहेंगे। अब ये बदलाव या ये चेंज किस चीज में हो सकता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सोशल मूवमेंट, सोशल यानी कि सामाजिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक हो सकते हैं, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक चेंज हो सकता है, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक चेंज। ओके, तो ये होते हैं सोशल मूवमेंट, और ये होते हैं सोशल मूवमेंट में कैसा चेंज लाने की बात हो रही है। देखो, अगर सिर्फ एक या दो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई सोशल मूवमेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन जब हजारों या लाखों लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक ही गोल के लिए काम करते हैं तब उसे सोशल मूवमेंट कहा जाता है। देखो, सबसे इजी एग्जाम्पल, सबसे विजिबल एग्जाम्पल इस टाइम पे जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है जंतर मंतर पर, उसे हम सोशल मूवमेंट कहेंगे। ओके, हजारों लोग हैं, एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, उसे हम सोशल मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आप उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। साथ ही साथ चिपको मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, अगर हम अब कंपोनेंट से स्टार्ट करें तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है कलेक्टिव एक्शन, यानी कि सामूहिक कार्रवाई। देखो, सोशल मूवमेंट कभी भी एक आदमी का काम नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे मूवमेंट जो है उतना ही स्ट्रांग होगा। इस इसलिए पहला कंपोनेंट है कलेक्टिव एक्शन, यानी कि सब मिलकर एक ही चीज की तरफ काम करेंगे। ओके, दूसरा आ जाता है गोल ओरिएंटेड नेचर, लक्ष्य उन्मुख स्वरूप। ठीक है, हर सोशल मूवमेंट का एक क्लियर गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। किसी को इक्वल राइट्स चाहिए होते हैं, किसी को जस्टिस चाहिए होता है, किसी को गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज चाहिए होता है। अगर गोल ही नहीं होगा तो देखो मूवमेंट चलेगा ही नहीं ना। अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का एक गोल है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है अकाउंटेबिलिटी ले और रिजाइन करे, तो गोल है उनका। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, संगठन एवं नेतृत्व। सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना काफी नहीं होता, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन और लीडर भी होना चाहिए जो मूवमेंट को गाइड करे। अब जैसे उसमें देखो, एक बंदा है कॉकरोच जनता पार्टी में, कौन है वो, अभिजीत डिपके, तो वो मेन इंसान हो गया उसका। ठीक है, लीडरशिप इसमें जरूरी होता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं मूवमेंट को, डायरेक्शन देते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आता है आपका आइडियोलॉजी एंड फ्रेमिंग, विचारधारा एवं वैचारिक आधार। देखो, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, मतलब मूवमेंट के पीछे एक कॉमन, एक इकट्ठी जो है सोच होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग एक ही बात पर बिलीव करते हो। जैसे कि आप सोच सकते हो किसी भी एक गोल पे जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, दलित को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, वुमेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए लोगों की, सबकी कॉमन। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड ड्यूरेशन। सोशल मूवमेंट एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं होता, ये काफी टाइम तक चलता है। इसमें लोग एक दूसरे को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड ड्यूरेशन का मतलब है निरंतरता एवं अवधि। ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं, मीटिंग होती है, लोग कॉन्टिन्यूसली इसमें काम करते हैं, इसलिए ये सोशल मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, यानी कि रणनीतियां एवं कार्यनीतियां।
अब मूवमेंट कैसे चलेगा, जैसे कि मार्च हो सकती है, उसमें हड़ताल हो सकती है, बॉयकॉट हो सकते हैं, और याचिकाएं हो सकती है, प्रदर्शन हो सकता है, ये सब। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो सोशल मूवमेंट की, सामाजिक आंदोलन के महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले सोशल मूवमेंट जो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का, इसलिए। ठीक है, दूसरी चीज सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय को सामने लाते हैं और गवर्नमेंट से हम लोग जवाब मांगते हैं। ठीक है, दूसरी तीसरी आती है पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नीति को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट कोई नए लॉ बनाती है जो हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं, तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं। मार्जिनलाइज ग्रुप यानी कि हाशिए पर स्थित वर्ग की हेल्प करते हैं। विमेन हो गया, दलित हो गया, आदिवासी हो गए, इनकी मदद करना, जैसे कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स की मदद कर रही है। ठीक है, फिर हो गया नंबर 5 सिटीजन राइट यानी कि नागरिक अधिकार को प्रमोट करते हैं। हम लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, इसलिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हो गया सोसाइटी में पीसफुल तरीके से चेंज लाना, यानी कि बिना किसी वायलेंस के, लड़ाई झगड़े के हम लोग सोसाइटी में जो है शांति लाना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स वगैरह जरूर लिख कर आओगे, ये सारे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फेमस मूवमेंट्स के। बाकी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और उसमें आप अच्छे से सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अभी जो आप देख रहे हो उसका। ओके, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, एक्सप्लेन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं संसाधन लामबंदी सिद्धांत, ये है थ्योरी का नाम हिंदी में। ये क्या है, इसे समझाइए। ठीक है, ये नाम सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत ईजी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो सबसे पहले आप समझिए कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है। इस थ्योरी को देखो दिया किसने था, वो नाम याद रखना है आपको। नाम है जॉन डी मैकार्थी और मायर एन जैल्ड। ठीक है, ये दो नाम है यहाँ पे दे रखे हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ये दो नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने थ्योरी को डेवलप किया था। अब यहाँ पे आप एक बात जो है ध्यान रखेंगे, देखो पहले लोग सोचते थे कि अगर लोग दुखी हैं या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मूवमेंट ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आप दुखी हो, गवर्नमेंट को दिख रहा है आपको नहीं पसंद आया, तो अपने आप गवर्नमेंट चेंज कर देगी। लेकिन इस थ्योरी का ना कहना है कि सिर्फ प्रॉब्लम होना काफी नहीं है, कि आपको दिक्कत हो रही है तो चलो अपने आप वो कर देंगे, नहीं। मूवमेंट इनके अकॉर्डिंग तभी जो है सक्सेसफुल होता है जब उसके पास रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होंगे और उन्हें सही तरीके से यूज किया जाएगा। यही इस थ्योरी का जो है मेन आइडिया है, कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए उस मूवमेंट को लाने के, उस प्रॉब्लम को चेंज करने के। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी का सिंपल मीनिंग समझे, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी गांव के लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आंदोलन करना चाहते हैं, सब लोग अग्री करते हैं, लेकिन इनके पास ना पैसा है, ना लीडर है, ना वॉलेंटियर है, ना कोई न्यूज में आ रहा है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे मूवमेंट सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, मूवमेंट की जो सक्सेस है, ठीक है, वो सिर्फ लोगों के गुस्से पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अवेलेबल रिसोर्सेज को कलेक्ट करो और उसे यूज करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि आप समझो, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना, आप अभी गवर्नमेंट जैसे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है, उनके पास अगर कोई लीडर ही ना होता, उन्होंने एक सोशल मीडिया का पावर यूज ना करा होता, उन्होंने कोई वहां पे जहाँ पे वो प्रोटेस्ट करे ना वहाँ हवा पानी खाना कुछ ना होता, तो कोई कर सकता है प्रोटेस्ट? नहीं ना। तो आपके पास जो जो चीजें अवेलेबल है, आप उनका जब तक फुल अच्छे से यूज नहीं करते, एक प्रोटेस्ट जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आ जाता है रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। सबसे पहले समझिए कि देखो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है मटीरियल रिसोर्सेज, यानी कि भौतिक संसाधन, पैसा होना जरूरी है, इक्विपमेंट होने जरूरी है, बिल्डिंग जहाँ पे आप बैठोगे करोगे प्रोटेस्ट, ये सब होना जरूरी है। ठीक है, फिजिकल चीजें जो होती है मटीरियल रिसोर्सेज में आएंगी। फिर आता है ह्यूमन यानी कि मानवीय संसाधन, इसमें आपके लोग होने चाहिए, एक्टिविस्ट होने चाहिए, लीडर होने चाहिए, और आपके साथ खड़े होने वाले लोग होने चाहिए जो लोग मूवमेंट को चलाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मॉरल रिसोर्सेज यानी कि नैतिक संसाधन। इसमें क्या होता है, देखो पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, है ना, पब्लिक को आपका टॉपिक समझ आए, वो आप लोगों को सिंपैथी दे, वो होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका सोशियो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यानी कि सामाजिक संगठनात्मक संसाधन। ये क्या होते हैं, इसमें आपका नेटवर्क आता है कि आप और कितने लोगों को जानते हो जो आपके साथ प्रोटेस्ट में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजेपी वाले, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग भी बुलाए हैं, तो ये हो गया उनका समाज से वो कितना जुड़े हुए हैं। ठीक है,
सबसे पहले रिसोर्सेज हो गए, फिर आता है इसमें सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सामाजिक आंदोलन संगठन। ठीक है, मूवमेंट को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी होता है, लोगों को जोड़ना, पैसे इकट्ठे करना, प्लानिंग करना, मूवमेंट को एक डायरेक्शन देना। तो ये होती है एक तरह मूवमेंट की मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम, यानी कि मुक्त सवार समस्या। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि 100 लोग मूवमेंट को बेनिफिट लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन काम सिर्फ 20 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अरे चलो चलो ठीक है, ये लोग अपने आप कर लेंगे ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब वहां पे आप लोग समझ लो 1000 लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 50,000 स्टूडेंट जो है घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, कह रहे हैं कर लेंगे ये लोग कर लेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। फ्री राइडर वही होते हैं जिनको करना तो कुछ नहीं है, लेकिन बेनिफिट सबको चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब है लीडर सिर्फ जो है स्पीच नहीं देता, लोगों को मोटिवेट भी करता है, नए सपोर्टर भी लाता है, मूवमेंट को स्ट्रांग भी बनाता है। तो लीडर एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो बहुत जरूरी है। ओके, अगर हम इंडिया में देखो रेलेवेंस देखें, तो इंडिया में बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत फेमस था, एनजीओ को जोड़ा था, मीडिया का सपोर्ट मिला था, एक्सपर्ट का सपोर्ट मिला था, इसलिए वो मूवमेंट इतना स्ट्रांग बना। ठीक है, ऐसे काफी सारे मूवमेंट हुए थे, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हो। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब न्यू सोशल मूवमेंट एंड देयर रेलेवेंस। हिंदी वालों के लिए नए सामाजिक आंदोलन का वर्णन करें तथा उनकी प्रासंगिकता बताइए, यानी कि नए तरह के जो सोशल मूवमेंट अब आजकल के टाइम पे हो रहे हैं वो क्या है, उनका इंडिया में क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है, देखो बहुत बारे पेपर में पूछ रहा था, तो अच्छे से समझना। सबसे पहले ये समझो कि न्यू सोशल मूवमेंट यानी कि नए सामाजिक आंदोलन होते क्या है। पहले जो सोशल मूवमेंट होते थे ना, उनका मेन फोकस क्या होता था, गरीबी मिटाओ, मजदूरी खत्म करो, और ये अमीर गरीब का गैप हटाओ, जैसे नर्मदा बचाओ है, डैम को बचाओ, ये सब है ना। लेकिन 1960 और 1970 के बाद सोसाइटी बदलने लगी काफी ज्यादा। लोग सिर्फ पैसे और जॉब की बात नहीं कर रहे थे, अब लोग बात कर रहे थे हम लोग एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाएंगे, और लोगों के राइट्स को बचाएंगे, विमेन को एम्पावरमेंट करेंगे, इस सब की। ठीक है, तो इसी वजह से एक नए टाइप के मूवमेंट आए जिन्हें हम न्यू सोशल मूवमेंट या फिर एनएसएम्स कहते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है पैसा और क्लास के लिए थे, जबकि जो नए सोशल मूवमेंट है ये आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके राइट्स के लिए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसके अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले आता है पोस्ट मटीरियलिस्टिक कंसर्न्स, उत्तर भौतिकवादी चिंताएं, यानी कि सिर्फ पैसे और इकोनॉमिक इशू ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, गरीब अमीर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग एनवायरमेंट को बचाने की बात भी करेंगे, हम लोग अपने राइट्स को बचाने की बात करेंगे, हम लोग शांति की बात करेंगे, हम लोग अपने कल्चर को बचाने की बात करेंगे। यानी कि सिर्फ पैसे पर नहीं, हम लोग लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसमें आप बेसिकली ऐसे मूवमेंट डाल सकते हो जिसमें वुमेन, दलित, एलजीबीटीक्यू जो होता है थर्ड जेंडर वाले, उनके लिए। ठीक है, फिर होता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका देखो बहुत इजी एग्जांपल यही है, लीडरशिप जो है आप उससे खुश नहीं हो तो आप उसको हटाना चाहते हो, उसके लिए होता है। ठीक है, नॉन वायलेंट एंड सिंबॉलिक, यानी कि अहिंसक एवं प्रतीकात्मक कार्रवाई। ये मूवमेंट वायलेंस में बिलीव नहीं करते। ठीक है, मार कुटाई ये सब नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल आंदोलन करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, डिजिटल जो है उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका क्रॉस क्लास पार्टिसिपेशन, बहुवर्गीय भागीदारी। देखो सिर्फ एक क्लास के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सब तरह के। अब जैसे सीजेबी के प्रोटेस्ट में सब तरह के लोग हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, स्टूडेंट, बच्चे, बूढ़े, गरीब, सब कुछ। तो ये होता है क्रॉस क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत सारे न्यू सोशल मूवमेंट के, ये आप पढ़ सकते हो। इनका क्रिटिसिज्म भी देखो बहुत ज्यादा हुआ था। सबसे पहले क्रिटिसिज्म था कि ये मूवमेंट आइडेंटिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां गरीबी इतनी है, कास्ट है, इस पे नहीं करते। ठीक है, अगर हम रेलेवेंस देखें आज के टाइम पे इन जो है नए सोशल मूवमेंट, नए सामाजिक आंदोलन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो देखो हमने पहले ही पढ़ा था, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं, लोकतंत्र को, क्योंकि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अभी जैसे हो रहा है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, विमेन को, दलित को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये सोसाइटी को इक्वल और इंक्लूजन की बात करते हैं, यानी कि कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई किसी का नहीं, सब चीजों को हम एक साथ लेके चलेंगे। ओके, तो ये मूवमेंट सिर्फ सोसाइटी को चेंज नहीं करते, बल्कि लोगों को ना उनके राइट्स,
उनके बारे में याद दिलवाते हैं कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये थे 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पीडीएफ में ना टोटल जो है मेरे पास आई गेस 19 क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, और साथ ही साथ इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं। शॉर्ट नोट्स हम लोग देखें तो इसमें लगभग 10 शॉर्ट नोट हैं। ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पीडीएफ कर लेते हो तो आप इजीली जो है एक अच्छा स्कोर कर पाओगे एमपीएससी 007 में। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है 2। साथ ही साथ आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। नीचे दिए गए जो कमेंट सेक्शन में पिन्ड है कमेंट, उसमें टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, दोनों लिंक दे रखे हैं। आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए, बहुत ही बेसिक अमाउंट के लिए, ठीक है। और फिर एक अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, सिर्फ ये पीडीएफ पढ़ने के बदौलत। और कुछ नहीं आपको करना, कोई बुक, कोई नोट्स, कोई वीडियो, किसी चीज को नहीं देखना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। थैंक यू सो मच।